नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट 2025 सीटेट 2025 इसमें आपके एसएसटी 6 क्लास न्यू एनसीईआरटी ये 5वां चैप्टर हम लोगों का है, जो आपको आगामी एग्जाम होगा सीटेट का, उसमें न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और न्यू एनसीईआरटी का आज का टॉपिक है हमारा 5वां चैप्टर, जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। 5वें चैप्टर में है न्यू एनसीईआरटी में कि इंडिया यही है भारत, ये टॉपिक का नाम है। जैसा कि एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी हर चैप्टर की शुरुआत किसी न किसी कोटेशन से हो रहा है, यहाँ भी इसकी शुरुआत एक कोटेशन के साथ होती है। भारत में बहुत पहले ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता पूर्ण हो चुकी थी और ये हिमालय तथा 2 समुद्रों के बीच मानवता की महान लहर के जीवन का आधार बन गई थी। यह स्टेटमेंट जो है अरविंदो का है। ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये स्टेटमेंट अरविंदो साहब का है। यहाँ पर इंडिया और भारत की बात कहा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपने चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे महान राजाओं के बारे में सूचक है। ये हिंदू कुश पर्वत है, इधर हिमालयाज। भारत में इधर जो है हिमालयाज है और इधर हिंदू कुश पर्वत है। दोनों पर्वत के बीच में ये इंडिया भारत है, जो ढेर सारी नदियां बह रही हैं, आप देख रहे हैं। इंडस रिवर है, ठीक है, और चेनाब है, रावी है, सतलज है। इस तरह से नदियों का प्रवाह हो रहा है। इधर देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल है और इधर अरबियन सी है और नीचे हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत स्थित है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग। आज हम जिस भारत को जानते हैं वह एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी सीमाएं हैं, राज्य है और जनसंख्या निर्धारित होती है। जो भारत है, कोई राष्ट्र है, किसी राष्ट्र में क्या होता है, सीमाएं होती हैं, राज्य होती हैं और जनसंख्या होती है। हालांकि 500 साल पहले, 2000 साल पहले, यहां तक कि 5000 साल पहले यह बहुत अलग था। दुनिया के इस क्षेत्र जिसमें हम अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, के कई अलग अलग नाम हैं और बदलती सीमाएं रही हैं। हम भारत के अतीत और विकास के बारे में कई अलग अलग स्रोतों से जानते हैं। भारत के जो विकास है उसको हम कई अलग अलग स्रोतों के नाम से जानते हैं। इतिहास में भारत को अनेक लोगों ने भारत कहा है, अनेक लोगों ने भारत कहा है। इस नाम से निवासियों और बाहर से आने वाले आगंतुक दोनों द्वारा ये नाम हमें प्राचीन ग्रंथों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों के विवरण और शिलालेख से मिलता है। भारत कहा गया, भारत हमें कहां कहां मिलता है, यहां पर दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो यात्री आए थे, जो तीर्थयात्री आए, जो शिलालेख मिला है, उनसे सबसे मिलते हैं। भारतीयों का नामकरण कैसे भारत पड़ा? ऋग्वेद में भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद। जैसा कि हम अध्याय 7 में देखे थे, यह उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को सप्त सिंधु नाम देता है, यानी 7 नदियों के भूभ। सिंधु शब्द सिंधु से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी,
या कभी कभी सामान्य रूप से एक नदी के रूप में जाना गया। सिंधु नदी इंडस नदी के नाम पे जो सप्त सिंधु प्रदेश पड़ा है, आज का पंजाब का क्षेत्र, यहाँ पे देख रहे हैं सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों के नाम पर ये पड़ा हुआ है। समय के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि साहित्य में भारत के अन्य भागों के नाम भी दिखाई देते हैं। महाभारत भारत सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। हम दिलचस्प बात यह है कि इसमें कई क्षेत्रों की सूची दी गई है, जैसे कि कश्मीर, लगभग आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र आज का हरियाणा का हिस्सा, बंगाल का हिस्सा, प्राग्ज्योतिष लगभग आज का असम, कच्छ आज का कच्छ, केरल, ये सब महाभारत में इनका भारत में प्राचीन ग्रंथों में ये सब नाम मिलते हैं। लेकिन हमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम कब मिला? चूंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। विद्वान आमतौर इस बात पर सहमत हैं कि लंबी कविता साप्ताहिक ईसा पूर्व से मिली थी। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ है और पाठ में कई नदियां, लोगों के नाम शामिल है। भारतवर्ष का अर्थ है भरतों का देश। भरत एक ऐसा नाम है जो पहली बार ऋग्वेद में आता है, जहां यह लोगों के मुख्य वैदिक समूहों में से एक को संदर्भित करता है। बाद में साहित्य में भरत नाम से कई राजाओं का उल्लेख किया गया है। यानी ऋग्वेद से मिलता है भरत, एक भरत कबीला था। यह ऋग्वेद में मिलता है। इसी भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा, भरत कबीला, और इसी के नाम पर क्या पड़ा? भारत देश पड़ा। दूसरा शब्द जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का अर्थ है जामुन वृक्ष के फल का द्वीप। यह वास्तव में भारत का एक आम पेड़ है जिसे जाम्बुल वृक्ष, मालाबार बेर वृक्ष आदि भी कहा जाता है। जम्बूद्वीप का अर्थ है भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। दरअसल हमें एक भारतीय सम्राट से एक अच्छा सुराग मिलता है, उसका नाम है अशोक। वह इसके बाद में मिलेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि का 250 ईसा पूर्व मान सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। उनसे हमें कई शिलालेख, उनमें से एक है, उसने उसी का उपयोग किया है। यहाँ पे जम्बूद्वीप का मतलब होता है, भारत को जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन के पेड़ से, मतलब जामुन के पेड़ नीले नीले होते हैं, आज भी जामुन खाते हैं। उसका पेड़ देखेंगे तो भारत में इस तरह से जामुन के पेड़ थे उत्तर भारत में, इसलिए इसे जम्बूद्वीप के नाम से कहा गया और भारत का नाम जम्बूद्वीप भी था। अगला, यहाँ पे भारत के बहुत सारे देश हमें मिलते हैं, बहुत सारे, कौशल है, काशी है, मगध है, ये नाम मिलते हैं खोडस महाजनपद में। जम्बूद्वीप नाम पूरे भारत को दर्शाता है। जम्बूद्वीप पूरे भारत को दर्शाता है, जिसमें उस समय का बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। जो आज का हम जो उस समय के जम्बूद्वीप कहते हैं, उसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र शामिल थे। उसी को उसने जम्बूद्वीप के नाम से बोला। कुछ शताब्दियों बाद भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाम बन गया। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण नामक एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है,
एक विष्णु पुराण है, एक सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें इस तरह से श्लोक दिए हुए हैं। वह देश जो महाभारत के उत्तर में स्थित है और बर्फीली पहाड़ों के दक्षिण को भारत कहा जाता है। यह कहाँ स्टेटमेंट स्थित है? यह विष्णु पुराण में स्थित है। यह नाम भारत आज भी प्रचलन में है। उत्तर भारत के इस आमतौर पर भारत लिखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में अक्सर भारतम लिखा जाता है। दक्षिण भारत में भारतम, जबकि उत्तर भारत में इसे भारत के नाम से जानते हैं। ये विष्णु पुराण में एक जगह वर्णन है। देश के विभिन्न हिस्सों ने भारत के लिए एक समान परिभाषा अपनाई। उदाहरण के लिए लगभग 2000 साल पहले प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से, उत्तर में महान पर्वत, पूर्व और पश्चिम में महासागरों से जाना जाता है। अब आप उत्तर के महान पर्वत को पहचान सकते हैं, वो केप कुमारी को पहचानना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल से अच्छी तरह से जानते थे। ये बता रहा है कि भारत किन किन देशों से पड़ा हुआ है, किन किन स्थानों से पड़ा हुआ है। भारतीय संविधान जो पहली बार अंग्रेजी में लिखा गया था, शुरू में ही इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार संविधान के हिंदी संस्करण में भी इसका उल्लेख भारत अर्थम इंडिया के रूप में किया जाता है। विदेशियों ने भारत का नाम कैसे रखा? भारत का उल्लेख करने वाले पहले विदेशी ईरान और प्राचीन निवासी फारसी थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक फारसी सम्राट ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, सिंधु नदी के क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसे जैसा कि हमने देखा पहले सिंधु कहा जाता था। इसलिए कभी आश्चर्य की बात नहीं कि अपने शुरुआती अभिलेखों और पत्थर के शिलालेखों में फारसियों ने भारत में हिंदू और हिंदू के रूप में संदर्भित किया और उनकी भाषा सिंधु का रूपांतरण है। सिंधु से जो है हिंदू बना कि सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, इसलिए उसका नाम हिंदू पड़ा। इन फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस क्षेत्र का नाम इंडोई रखा, इंडक रखा। उन्होंने हिंदू का शुरुआती अक्षर ह को हटा दिया और इस अक्षर से मौजूद नहीं था, ठीक है, इंडक। सिंधु, हिंदू, इंडोइक। प्राचीन चीनी लोग भी भारत के साथ बातचीत करते थे। कई ग्रंथों में भारत के इद्दू के नाम से संदर्भित करते हैं। यह शब्द मूल रूप से सिंधु से आया है, जो इस प्रकार है: सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से INDU, फिर इंदो। ये प्राचीन लोग और चाइनाज के लोग जो है, जो भारत से संबंध होता था चाइना से, वो इस प्रकार का वर्णन मिलता है। यहां पर एक बुल्स पड़ा हुआ है, जो संविधान के कुछ पार्ट यहां पे दिखाए गए हैं। यह एक चीनी यात्री है। वेनसांग, यह कौन है? वेनसांग, जिसे पहले वेनसांग, वेनत्यांग आदि के नाम से जाना जाता। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन से भारत की यात्रा की थी। उन्होंने भारत के कई हिस्सों का दौरा किया, विद्वानों से मुलाकात की, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया। 17 साल बाद चीन वापस लौटे। वहां उन्होंने अपने साथ लाए गए पांडुलिपियों का संस्कृत और चीनी में अनुवाद किया। कई अन्य चीनी विद्वान शताब्दियों दौरान भारत का दौरा किया। भारत से आने वाला वेनसांग, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा किया था। यह है वेनसांग।
यह चीन से आया हुआ व्यक्ति है जिसका नाम है ह्वेनसांग। 17 साल तक भारत में अध्ययन किया और यह बौद्ध धर्म का समर्थक था और बौद्ध धर्म की बहुत सारी ग्रंथों को यहां से ले गया और उसको चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। तो भारत में जो है विदेशियों लोग भी आते थे, चीनी लोग भी आए, चाइनीज लोग भी आए यहाँ पे। इसके बाद सिंधु से निकला एक और चीनी शब्द है तियानझू था, लेकिन इस शब्द का स्वर्गीय स्वामी के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह प्राचीन चीनी लोगों के मन में भारत के प्रति बुद्ध की भूमि के रूप में रखने वाले सम्मान को दर्शाता है। अब शायद ही हाल में इस्तेमाल हुए शब्द हिंदुस्तान से अच्छी तरह परिचित होंगे, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि इसका पहली बार इस्तेमाल करीब 1800 साल पहले एक फारसी शिलालेख में हुआ था। बाद में यह शब्द भारत के अधिकांश आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। 1800 साल पहले भी इसका हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। तो भारत से इंडिया भी है और इंडिया से हिंदुस्तान भी है। इस तरह से हमारी छठी क्लास की जो यात्रा थी, यह छठी क्लास की जो यात्रा थी आपको लगभग पूरे हो गए हैं। देखो, फ्रेंच में भारत, अंग्रेजी में भारत, लगभग छठी क्लास की ये यात्रा समाप्त हुई और छठी क्लास का ये आपका 5वां चैप्टर था। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।